ठीक है। बेसिकली सी जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो भी क्रस्ट है उसमें जो भी मूवमेंट्स हो रही है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। प्रोसेसेस, फोर्सेस, सारी चीजें उसमें आ जाएगी ड्यू टू वट एवर रीजन द चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो वो सारी चीजें उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। ये चीज भी ये कवर हो चुकी है आपकी क्लास में। आई वॉज जस्ट, मैंने ऐसे स्टार्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए ये ऐड किया था, अदरवाइज ये हो चुका है आपका क्लास। तो अब उसमें फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? नाम पर से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? अनम्यूट करके भी बोल सकता है, चैट में हर बार लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स ओके। मैं थोड़ी देर में म्यूट कर दूंगा अगर कोई किसी का अनम्यूट रह जाता है तो। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। Sir, endogenic stands for movement within the Earth surface, and exogenic stands for over the Earth surface, outside the Earth surface. ठीक ठीक, यस। मतलब बेसिकली अगर जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज उसका जो नेचर है दैट इज ऑफ द मतलब ऑन द सरफेस के ऊपर के कोई भी रीजन की वजह से हो रहा है, दैट इट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनिक। और इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पेक्टिवली, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अगर इंटरनल फोर्सेस से हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस से हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनिक। अब उसमें भी फर्दर एंडोजेनिक में देयर आर टू पार्ट, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स। बेसिकली डायस्ट्रोफिज्म जो होता है दैट इज यू कैन कंसिडर इट एज अ ग्रेजुअल मूवमेंट, ठीक है, कंपेयर टू द सडन मूवमेंट जो दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, ये ग्रेजुअल मूवमेंट होता है। बेसिकली इसमें देखो डायस्ट्रोफिज्म में दो ही चीज होती है, एदर फोल्डिंग, ठीक है, और फोल्डिंग। ठीक है, दीज टू थिंग्स टेक प्लेस इन द डायस्ट्रोफिज्म। अब उसमें फर्दर टू क्लासिफिकेशन आर देयर। फर्स्ट इज द एपियोरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। ठीक है, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग। अब ठीक, अब अगर क्वेश्चन कभी पूछते तो सिंपली दे विल आस्क कि ओरोजेनिक क्या है, मतलब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को ही ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। तो अब देखिए, जब आपका ये क्रस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, एंड इफ द मूवमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल, ठीक है, मतलब वर्टिकल कोई फोर्स लग रहा है इधर दिस साइड या दिस साइड, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एपियोरेजेनिक। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ओरोजेनिक। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो अब जब माउंटेन बिल्डिंग वाली फोल्डिंग वाला पूरा हम पढ़ेंगे, दैट इज जस्ट या अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो। तो फॉर एग्जांपल अगर टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स या टेंशन फोर्स कोई भी लग रहा है, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल इन नेचर। तो फोल्डिंग बेसिकली कैसे होता है, एक यहाँ से एक ये लेयर है, अगर इसको आप कंप्रेस कर रहे हो, इसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो ये माउंटेन जैसा शेप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फोल्डिंग। अब फोल्डिंग में जनरली क्या होता है कि अगर दो प्लेट्स है, इफ दे आर मूविंग, अगर एक दूसरे से अलग जा रहा है, देन देर विल बी यू नो वो अलग हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज फोल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज फोल्डिंग। अब इसमें क्या होता है बेसिकली आपका ब्लॉक माउंटेन्स और ये सारी चीजें, चलो एक बार वो बाद में देखेंगे तभी आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स और ये सब कैसे क्रिएट होता है, तो अभी के लिए ये समझ लो, अगर वर्टिकली कोई फोर्स लग रहा है दैट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एपियोरेजन, और अगर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द ओरोजेनिक। ठीक है, अगर क्रस्ट में ये अब ये दोनों चीजें जो है दे आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग द क्रस्ट। ठीक है, ये दे आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग द क्रस्ट। और यहाँ पे जो सडन मूवमेंट होती है मतलब अर्थक्वेक और वॉल्केनोस, तो वो भी क्रस्ट को इम्पैक्ट करती है, बट समहाउ इट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग। यहाँ पे जो भी हो रहा है आपका फिनोमेना दैट इज डायरेक्टली क्रस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो भी होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक होता है तो समवेयर हो सकता है कि मेंटल में कहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा, मतलब जो उसका एपिसेंटर होता है वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसकी वजह से सरफेस पे इश्यू होता है। ठीक है, तो दैट इज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस थोड़ा अलग उसको वो किया गया है। एक्सोजेनिक में वेदरिंग और इरोजन जब बाद में आएगा तब ये सारी चीजें हम लोग मतलब डिटेल में देखेंगे जब बाद में आएगा। अभी हम टेक्टोनिक्स थियरी और इन सब से स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। ठीक है, बाद में ये अगर नहीं आ रहा है समझ में, एक बार थोड़ा हो जाएगा देन यू विल गेट एन आइडिया। टेक्टोनिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक्स क्या है, ठीक है, अभी क्लास में जो होगा देन यू नीड टू द स्टडी। एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया है ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, आई थिंक उसमें जो मतलब ये सारी थियरीज दी हुई है, तो आपको होमवर्क में वो एक बार पढ़ना है। ऑलमोस्ट मतलब जो क्लास में जाएगा वो कवर कर देगा, बट जस्ट स्टडी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, एक बार वो पढ़ लेना। ठीक है,
अब टेक्टोनिक्स क्या है? तो टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, अगेन जो अर्थ के क्रस्ट में जो भी चेंजेस हो रहा है ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक्स। ठीक है, टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस that control the structure of the earth crust and evolution through time, that is called as tectonics. It is basically about understanding the large scale deformation of the lithosphere. अब अर्थ का वो डिवीजन भी आपको शायद पता होगा, इंटीरियर का डिवीजन। सबसे पहले लिथोस्फियर, देन एस्थेनोस्फियर, देन यू हैव मेंटल में ही दोनों चीजें होती है, बेसिकली ऐसे होता है। ये समझ लो, दिस इज द कोर पार्ट, दिस इज द मेंटल पार्ट। ठीक है, ये पोर्शन, दिस इज मेंटल। ठीक है, ये कोर है। अब कोर में भी फर्दर देयर इज आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर किस में होता है? इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, इट इज इन द लिक्विड स्टेज। इनर कोर जो होता है दैट इज इन द सॉलिड स्टेज। ठीक है, अब ये आपका मेंटल जो होता है दैट इज सम हाउ सेमी मोल्टन स्टेज में होता है। अब उसमें ऊपर का जो सबसे ऊपर का मेंटल का जो पोर्शन है ना, दैट इज इन द सॉलिड स्टेज, दैट इज इन द सॉलिड स्टेज। तो जब हम लिथोस्फियर बोलते हैं, जब हम लिथोस्फियर बोलते हैं तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो अपर पोर्शन है दैट इज इन द सॉलिड स्टेज, वो दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फियर मतलब क्या हो गया आपका? क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। ठीक है, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये लिथोस्फियर हो गया। अब उसके नीचे होता है एस्थेनोस्फियर, उसके नीचे होता है एस्थेनोस्फियर, दैट इज इन द सेमी मोल्टन स्टेट। ठीक है, ये याद रखना, एस्थेनोस्फियर। ठीक है, सेमी मोल्टन स्टेट। तो लिथोस्फियर इन द सॉलिड स्टेट। अब जब आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी पढ़ेंगे तो देयर यू विल सी कि एस्थेनोस्फियर के ऊपर सिंपली लिथोस्फियर की जो प्लेट होती है दे मूव। ठीक है, वो मूव करती है। ठीक है, वो मूव करती है। वो आगे जैसे हम थियरी का इवोल्यूशन होता जाएगा, तीन थियरी है बेसिकली, तो वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। अभी के लिए लिथोस्फियर और एस्थेनोस्फियर आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे भी एक बार रिपीट कर दूंगा जब आएगा तो। अब सी देर आर हम जो पूरे उसमें तीन थियरी स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो दी गई थी आल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ठीक है, द ईयर वाज 1912। उसके बाद है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जो दी गई थी हैरी हैस के द्वारा। अब इन दोनों के बीच में देर वाज कन्वेक्शन करंट थियरी। मतलब ये पूरी तरह थियरी नहीं थी, ये जो कन्वेक्शन करंट था उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, देन हैरी हैस ने ये दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, एंड देन फाइनली वी हैव द प्लेट टेक्टोनिक्स। ये था 1960 62 के आसपास, एंड दिस वाज फाइनल इन द 1967 में मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो और ये कन्वेक्शन करंट वाज गिवन बाय द आर्थर होम्स। आगे देखेंगे, हम जस्ट बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंस है डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। तो दिस इज हाउ द थियरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द थियरी। अब सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो है दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक है, अभी इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मतलब बेसिकली बैकग्राउंड था प्लेट टेक्टोनिक से, इसको ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, मतलब कंप्लीट किया गया था। दिस इज यू कैन कंप्लीट इनकम्प्लीट थियरी थी। ओशन प्लेट के बारे में डिस्कस किया गया था, उसको कंप्लीट किया गया था प्लेट टेक्टोनिक। एंड द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट दैट वाज द वेरी बेसिक थियरी, उसको अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है। ठीक है, इट हैज बीन डिस्कार्डेड बिकॉज वो लॉ मतलब इट वाज साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं था, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब बिफोर वी मूव टू द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, पहले उसमें क्योंकि बिकॉज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में थोड़ा टाइम स्केल का वो है कंटेक्स्ट आएगा, तो जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी हम ले लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है क्या है। तो सबसे पहले द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द स्ट्रेटिग्राफिक हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। स्ट्रेटिग्राफिक हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो आपको स्टोन मिल रहा है, ठीक है, दिस आर द डिफरेंट रॉक्स, तो उसके डिफरेंट लेयर्स को स्टडी किया जाता है और उसके ऊपर से निकाला जाता है कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच दिस रॉक वाज फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली फोसिल भी निकालते हैं। ठीक है, तो फोसिल का भी टाइम पीरियड। तो फर्दर मोर बाय डूइंग द रिसर्च
दे कम टू नो द होल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. ठीक है, कब कितने साल पहले अर्थ का मतलब फॉर्मेशन हुआ था, इफ समवन कैन टेल. अप्रोक्सीमेटली. 4.6 बिलियन ईयर्स. ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स. ये दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन द अर्थ फॉर्मेशन टुक प्लेस. तो अब ये पूरे टाइम पीरियड को उन लोगों ने डिवाइड किया था कि कौन से टाइम में कब मतलब द फर्स्ट लाइफ बिगिन ऑन द अर्थ, और कैसे इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम रॉक टू डिफरेंट स्पीसीज, एटमॉस्फेयर का अलग अलग कब इवोल्यूशन हुआ. तो ये पूरे टाइम पीरियड को दिया डिवाइड किया गया था. दैट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो द अर्थ फॉर्मेशन स्टार्टेड. ठीक है. तो वही है, स्ट्रेटिग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स एंड लेयरिंग स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है. द अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रॉपर ऑथेंटिकेट करता है. सो द डेफिनेटिव जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट इज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी. ठीक है, ये इसको फाइनलाइज करता है, ये इसको फाइनलाइज करता है. जस्ट अ क्वेश्चन, चलो एक बार देख लो. अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम स्पेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर दे ऑफ द लेंथ. पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वेदर यू गाइज नोइंग दिस और नॉट. सी. ठीक है, सी के अलावा कोई. ठीक है, ठीक है, मतलब मैं वैसे भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये आता होगा आपको, बट अगर बाई चांस अगर किसी को आ रहा हो तो ठीक है. बी. ओके. मतलब हवा में तीर मार रहे हो या थोड़ा पता भी है किसी को? क्योंकि अगर देखो ये क्वेश्चन वैसे है कि छोड़ना है, मतलब अगर नहीं आ रहा हो तो वैसे आना चाहिए, ये पता होना चाहिए. बट अभी ज्योग्राफी स्टार्ट ही हुआ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आफ्टर द ज्योग्राफी ओवर ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए. बट लेट्स एज्यूम कि आपको एग्जाम में नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन में गैस नहीं करना होता है. इसमें आप लॉजिक ही क्या लगाएंगे, इधर यू नो और यू डोंट नो, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो ऐसे में गैस मत मारना. जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा लॉजिकली सोच के करना, अदरवाइज इसमें कोई गैस नहीं होता. ए और बी चलो ठीक है, कैसे, बट कैसे सोचा सिद्धार्थ? कुछ आइडिया था? सिंपल लॉजिक एरे इज ग्रेटर देन पीरियड, तो ठीक. एरा आगे एक और पीरियड पीछे रहेगा. ठीक है, मतलब यू हैड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट अगर यस सर. कोई पूरा ही ब्लैंक है तो फिर अटेम्प्ट मत करना. तो ठीक है, थोड़ा पता हो तो ठीक है, अदरवाइज पूरा ब्लैंक हो तो अटेम्प्ट मत करो ऐसे क्वेश्चन. अदरवाइज पता तो होना चाहिए था, बट चलो ठीक है. तो सी इसका आंसर आएगा ए. अगर कहीं पे रीडिंग में भी आया हो तो जनरली इपोक इपोक जो होता है ना, वो सबसे मतलब वो होता है. इपोक के बाद एज होता है, तो एज जनरली न्यूज में रहता है. एज सबसे छोटा है. ठीक है, उसके बाद इपोक आता है, देन वी हैव पीरियड, देन वी हैव एरा, और जो सबसे बड़ा होता है दैट इज द ईऑन. ठीक है, तो ईऑन इज द लार्जेस्ट, उसको डिवाइड किया जाता है. ठीक है, अब ऐसा नहीं अलग अलग चीज नहीं है, ईऑन एक पूरा ईऑन है, उसको सब क्लासिफाई किया जाता है एराज में. एराज को फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पीरियड्स में, पीरियड्स को इपोक में, एंड इपोक इज फर्दर क्लासिफाइड इन द एज. ठीक है, ये समझ में आया. तो ईऑन इज द लार्जेस्ट यूनिट. अब कई बार मतलब सम जियोलॉजिस्ट आल्सो सेइंग सुपर ईऑन. ठीक है, सुपर इयन, बट ये सुपर इयन कुछ नहीं है. एक प्री कैम्ब्रियन एरा को बोल दिया है, मतलब प्री कैम्ब्रियन वाला जो पूरा टाइम स्पेन है उसको सुपर इयन बोल दिया है. तो सेकंड सुपर इयन अभी चल रहा है, बट सुपर इयन जनरली ऑथेंटिक नहीं है, मतलब काफी लोग बोल देते हैं. बट अदरवाइज सुपर इयन इज, अभी चार्ट के थ्रू देखेंगे तो यू विल गेट टू नो. अदरवाइज सुपर इयन वैसे कुछ है नहीं. तो ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लो, अच्छे से लिख लो. इयन, देन एरा, देन पीरियड, इपोक एंड एज. ये याद रखना है. आई थिंक यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी ने आगे पूछा हुआ है, बहुत साल पहले पूछा हुआ है.